नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और साथ में अंशुमान जी। ये है अर्थात लॉकडाउन के पहले आखिरी अर्थात हमारा इसी ब्रेकआउट एरिया से शूट हुआ था और हम फिर से यहाँ पे वापस आ गए हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? बिल्कुल, आप सबका स्वागत है अर्थात का। और एक साल लंबा समय बीत गया और बहुत कुछ बदल गया दुनिया में इस दौरान हम वापस अर्थात को वहीं से पर आ गए जहां हमने पिछली बार शुरू किया था। पिछली बार हम लोग जो यहाँ से हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि हमने वैक्सीन वगैरह पे चर्चा की थी और तमाम चीज़ों पर चर्चा की थी। हम लोगों ने चर्चा की थी कि कोविड जिस तरह से फैल रहा है उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी में कैसा मेजर डिजास्टर आने वाला है। आज उस पर चर्चा करने वाला है और आज हम लौट के वहीं आ गए हैं। जब हमने पहली बार इस बात का संकेत दिया था तब शायद नंबर्स भी नहीं आना शुरू हुए थे कि अगर बड़े पैमाने पर वायरस फैला तो कैसी अर्थव्यवस्था में कैसी क्राइसिस आएगी, और वो हमारे सामने दिख रही है। तो पिछला अर्थात था महंगाई की कमाई, तमाम मेजर्स जो हैं, और महंगाई कैसे, महंगाई जब होती है तो महंगाई बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं सरकारें उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। जो लोग महंगाई बढ़ाते हैं लगता है कि सरकार भी चाहती है कि महंगाई बढ़े, सरकार वहाँ पे इन आर्म्स, जो एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी का, वहाँ दिखाई देती है। तो अर्थात की प्लेलिस्ट जो हमारे यूट्यूब पर है उस पर इसका पिछला एपिसोड आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ें उसके पहले अंशुमान जी, इस बार इंडिया टुडे हिंदी में क्या है? इस बार का कवर महत्वपूर्ण है। इस बार का कवर इस सवाल को समझने की कोशिश करता है कि भारत में राजद्रोही कौन है, एनिमी ऑफ द स्टेट कौन है। और ये बहस भारत में बड़े पैमाने पर चल रही है, अभी भी जो अदालत के फैसले आए उनको लेते हुए। तो इस बार की कवर स्टोरी दिशा रवि वाले केस की बात कर रहे हैं। ये पूरी कवर स्टोरी विभिन्न कानूनों के तहत राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह या सेडेशन के केसेस को लेकर जो बहस चल रही है, अदालतों के फैसले कितने सख्त हैं, वे किसी भी स्थिति में राजद्रोह को, सामान्य चीज़ों को राजद्रोह नहीं मानते हैं, इस पर केंद्रित पूरी। और शायद आपको एक जगह इतने सारे आयाम इस पूरी बहस के, और वस्तुतः कानून किसको राजद्रोही मानता है, राष्ट्रद्रोह किसको मानता है, उस पर केंद्रित अंक है। और धर्मेंद्र राणा का जजमेंट काफी महत्वपूर्ण है। और उसके संदर्भ में पूरे भारत में, बौद्धिक जगत में, सामान्य जगत में यह बहस शुरू हुई है कि सेडेशन के कानून का या सेडेशन के लॉ का एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए। किसी तरीके से भी सेडेशन के लॉ किसी के ऊपर नहीं लगाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अंशुमान जी आज के अर्थात की ओर। अर्थात का शीर्षक आपने दिया है मगर हकीकत है, और जाहिर सी बात है तमाम कहानी जानेंगे। मैं चाह रहा हूँ आज के अर्थात पे अपन 3 हिस्सों में डिस्कशन करें। खर्चा पानी जिन्होंने कल का देखा होगा, हमारा मतलब बुधवार का ना, 24 तारीख थी, 24 फरवरी का अगर आपने खर्चा पानी देखा होगा तो उसमें हमने जीडीपी पे थोड़ी बातचीत की थी। और जीडीपी पे बातचीत करते हुए हमने ये बात कही थी कि कुंवर नारायण की कविता की कोट करते हुए कि हम संख्या नहीं, हम लोग हैं। तो अर्थव्यवस्था लोग है, अर्थव्यवस्था सिर्फ संख्या नहीं है। इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे अर्थात में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जीडीपी के नंबर्स आ चुके हैं, जब ये लोग एपिसोड देख रहे हैं तो उनके सामने जीडीपी के नंबर्स होंगे। तो अंशुमान जी, पहला, जीडीपी के नंबर्स क्या दिखाते हैं, दूसरा जीडीपी के नंबर्स क्या नहीं दिखाते हैं, और तीसरा हिस्सा हम रखेंगे तो कैसे देखें मंदी को। वी शेप रिकवरी वगैरह पे बड़ी झगड़ा कर लेते हैं लोग। हाँ, और जब लोग ये देख रहे होंगे तब तक उनके सामने जीडीपी आ चुका होगा। और एक किस्म का कंफ्यूजन अलर्ट है हमारी तरफ से कि जब आप जीडीपी का आंकड़ा देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि एक तरफ देश में रोजगारों के लिए आंदोलन चल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है, और आपको दिखाई देगा कि जीडीपी में रिकवरी के संकेत या बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे। वो जो नंबर्स आएंगे, और वो ऐसा ही कुछ है कि जैसे मुझे हाल में ये किस्सा अपने अप्रत्यक्ष अनुभव से आया कि जीडीपी का आंकड़ा देखने के बाद एक उत्साहित आदमी जो था वो उसने कहा कि भारत में वी शेप रिकवरी शुरू हो गई साहब, वी शेप रिकवरी। तो वो एक व्यापारी के पास पहुंच गया, उससे जाके कहा कि क्या तुम बेकार की बात करो, धंधा नहीं चल रहा, मंदी है, तो वी शेप रिकवरी आ गई है। तो उस व्यापारी ने कहा, सुन भाई, लॉकडाउन से पहले मेरी कमाई 100 रुपये थी, लॉकडाउन में 20 रुपये रह गई, अगले साल मेरी 40 रुपये होगी, तेरे हिसाब से तो ये दोगुनी बढ़ोतरी हो, मेरा 60 रुपये का नुकसान कहाँ गया? तुम्हारी रिकवरी के हिसाब से तो ये दोगुनी हो गई मेरी कमाई, लेकिन जो मेरा 60 रुपये का नुकसान हुआ वो कहाँ गया? तो ऐसा होता है कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है या सिकुड़ जाती है,
ग्रोथ तो एक निर्धारित स्तर तक उत्पादन को हासिल करने के बाद जाती, जब सिकुड़ जाती है ना, तो हमारी जो आंकड़ों की समझ है वो थोड़ी गड्ढमड्ढ हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि कन्फ्यूज़न अलर्ट है, और जीडीपी के आंकड़े अभी नहीं, अगले 6 महीने साल भर तक हमें परेशान करते रहेंगे, क्योंकि हम मंदी में, कॉन्ट्रैक्शन की इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। वहाँ ये जो औसत और प्रतिशत का जो समझ है ना, वो थोड़ी धूमिल पड़ने लगती है, और इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है। वो व्यापारी ये बता रहा था, कि कह रहा था, और जो बात आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए ज़रूरी है, कि जब मंदी हो तब अर्थव्यवस्था को प्रतिशत के आधार से नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो उत्पादन हो रहा है, जो कमाई हो रही है, उसके वास्तविक आंकड़ों में नापना चाहिए। और वो आंकड़ों में नापकर ही हम ये समझ सकते हैं कि दरअसल हम मंदी से उबर आए, हम जहां खड़े थे वहां पहुंचे, और उससे पहले जब हम सबसे जब अच्छी स्थिति में थे उससे हम कितनी दूर हैं। और इसलिए जब जीडीपी के आंकड़े आप देखें, और इसके बाद भी जीडीपी के आंकड़े अभी फिर आएंगे अगली तिमाही में, उसके बाद बराबर आएंगे, तो कुछ बड़ी चीज़ों को अपने दिमाग में ध्यान में रखें, जिससे कि आपको कोई खुशफहमी ना हो, आपको कोई किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो, ये समझना ज़रूरी है। कोविड से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी थी, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, सरकार ने माना, और उसके बाद पैकेज आना शुरू हुए, तो भारत की आर्थिक विकास दर 5% के आसपास थी। लेकिन अब दर को हटा दीजिए, क्योंकि दर बहुत कंफ्यूज करेगी अभी क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्शन में हमें दिखाई दे पड़ेगा कि हमारे पास 10% की रिकवरी है, लेकिन एक्चुअली हमने 9% तो उसमें पिछले घाटे को कवर करने की कोशिश की होगी। तो एब्सोल्यूट टर्म में समझें कि 2019-20 में भारत में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता था, महंगाई हटाकर, महंगाई इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि महंगाई के आधार से कीमतें बढ़ती घटती रहती, महंगाई हटाकर जितना भी उत्पादन होता था उसकी कीमत सिद्धांत 146 लाख करोड़ रुपए थी। 146 लाख करोड़ रुपए थी। 2020 के लॉकडाउन के बाद इसकी कीमत घट के 134 लाख करोड़ रुपए रह गई। 200 लाख करोड़ की लगभग यानी 200 लाख करोड़ तो महंगाई मिलाकर था। मिलाकर, क्योंकि महंगाई की दर हर साल बढ़ती घटती रहती है, तो हम एपल टू एपल कंपेरिजन नहीं कर सकते। मान लीजिए महंगाई की दर 2020 में 5% थी और अगले साल 7% होगी, तो महंगाई को हटाकर हमेशा जो पर एक स्थायी मूल्यों का पैमाना होता है, जहां आप एक महंगाई को बेंचमार्क मानते हैं और वहां से करते हैं, इसीलिए हम उस आधार पर तुलना कर रहे हैं। 146 लाख करोड़ हम जब कोविड में घुस रहे थे, लॉकडाउन आ रहे थे, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का टोटल उत्पादन 146 लाख करोड़ रुपए था। भारतीय अर्थव्यवस्था का टोटल उत्पादन लॉकडाउन के बाद 134 लाख करोड़ रुपए घट के रह गया। जो आंकड़ा हमें इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, जो कि सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, जो आंकड़ा हमें आरबीआई ने दिया है, उस हिसाब से इस साल 21-22 में जो आने वाला साल होगा उस 21-22 के साल में भारत का टोटल उत्पादन 149 लाख करोड़ होगा। यानी 146 से 149 लाख करोड़ रुपए। हम 146 लाख करोड़ पर खड़े थे और 149 लाख करोड़ के आसपास होंगे। अब दूसरी चीज समझिए कि अगर कोविड नहीं आया होता सिद्धांत, और भारत की अर्थव्यवस्था केवल 5% की रफ्तार से बढ़ रही होती, 7%, 8-9% नहीं, तो 2022 में भारत की इकोनॉमी का साइज 161 लाख करोड़ होता। 161 लाख करोड़ होता, 146 लाख करोड़ से 161 लाख करोड़ होता। अगर हम ये कोविड नहीं आया 15% लगभग, हाँ, 15 लाख करोड़, हाँ, तो मतलब हम इकोनॉमी का साइज यहां तक पहुंचा चुके होते अगर हम केवल 5% से ग्रो कर रहे होते, जो कि भारतीय संदर्भों में मंदी ही है। 5% की इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि भारत के लिए तो औसत विकास दर 6 से 7% ही जरूरी है, तो 5% से अब ये आकार हासिल करने में जो 2022 का वाला लेवल अगर भारत को अगले साल ही हासिल करना है, यानी कोविड की मंदी से जिससे निकलने की कोशिश की जा रही है, अगर अगले ही साल हासिल करना है तो 20% की ग्रोथ रेट चाहिए। अब फिर आंकड़ा एक बार समझिए, 146 लाख करोड़, 134 लाख करोड़ घटकर आ जाना, 149 लाख करोड़ का प्रोजेक्शन, और 160 लाख करोड़ कम से कम होना चाहिए जिस गति पर हम खड़े थे 2021-22 में जब हम मंदी में थे उसके लिए भी 20% ग्रोथ चाहिए। तो अब आप ये समझना जरूरी है कि जब हमारे पास जीडीपी का जो आंकड़ा आएगा, जो भी ग्रोथ दिखाई जाए, उसे आप एब्सोल्यूट नंबर में समझिए, और इससे और थोड़ा एक और नीचे आना समझना जरूरी है। 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जितनी थी उससे वापस लाने में, यानी कोविड से पहले जो प्रति व्यक्ति आय थी उसको वापस लाने में सिद्धांत 2024 आ जाएगा। 2024 मतलब जिस लेवल में हम खड़े थे वो बहुत अच्छी प्रति व्यक्ति आय नहीं थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उससे पहले 7-8% से बढ़ रही थी। हम सबसे खराब मंदी की ढलान की स्थिति में थे, वहां तक आने में 2024 आ जाएगा। ये मोटे आंकड़े हैं जिन्हें पूरे साल हमें बार बार याद रखना पड़ेगा जब हमारे पास जीडीपी के ग्रोथ का नंबर आएगा, क्योंकि जो प्रतिशत और औसत हैं वो हमें कंफ्यूज करेंगे, सरकार के प्रचारवीर इसी आंकड़े पर खेलेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है इकोनॉमी की ग्रोथ का, और ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत साफ साफ ढंग से लिखी भी है बेस इफेक्ट के कारण, और साफ साफ लिखा है कि एब्सोल्यूट नंबर क्या है। तो एब्सोल्यूट नंबर आप मान के चलिए कि आप 146 रुपए कमाते थे
देश अगर एक व्यक्ति होता और वो लॉकडाउन में जाने से पहले 146 रुपये कमा रहा था, तो वो लॉकडाउन के बाद उसकी कमाई 134 रुपये रह गई। अगले साल वो पूरी कोशिश कर ले तब भी वो 149 ही कमा पाएगा, और जिस गति से वो कोविड से पहले कमा रहा था, अगर वही वो कमाता रहता तो अगले साल 160 कमा रहा होता, 146 की जगह ये स्थिति है। अब यहाँ से मतलब वो कमाई बढ़ते बढ़ते मंदी के स्तर तक ही जाएगी। हाँ, वहां पे हम खड़े होंगे। तो अभी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे जो प्री कोविड लेवल, मतलब निकल के यहाँ से निकल के महामंदी से निकल के हाँ, मंदी तो में जो प्री कोविड लेवल पे पहुंचने की बात है, इनकम लेवल्स बढ़ने की बात है, बाकी और ऐसा क्यों है। अब हम इसे दूसरी बहस पर आते हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार जीडीपी के आते रहेंगे और चर्चा होती रहेगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जीडीपी को लेकर, उनके तमाम तरीके के प्रश्न हैं उनकी हैं, जो आप दूसरी बात कर रहे थे। ये मंदी जीडीपी को लेकर हमारे बहुत सारे भ्रम तोड़ देगी। आप कह भी रहे हैं कि जीडीपी राक्षस, हाँ, ये मंदी जीडीपी को लेकर हमारे बहुत सारे भ्रम तोड़ देगी। इसलिए भ्रम तोड़ देगी कि जीडीपी बढ़ता दिखाई देगा, रोजगार देने की मांग बढ़ती चली जाएगी। भारत में जितनी रिकवरी इकोनॉमी में दिखाई पड़ी, उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। यानी हमारा सरकार का आंकड़ा बताएगा कि इकोनॉमी मंदी से बाहर निकल आई, दूसरे आंकड़े बताएंगे कि भारत में बेकारी और ज़्यादा बढ़ गई। ट्विटर पे टूटे पड़े हैं। हाँ जी, आप देखिए कि लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि रोजगार नहीं। आपको दिखेगा कि मंदी से हम उबर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जीने की लागत तो इतनी बढ़ती जा रही है कि साल भर में 20 रुपये 25 रुपये पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। तो ये हमारे बहुत सारे भ्रम तोड़ेगी। और फिर उसके बाद हमारे अंदर जीडीपी को लेकर एक खास किस्म की कंफ्यूजन, एक नई समझ विकसित होगी, जिसलिए ये ज़रूरी है कि हम जीडीपी को नए सिरे से, भारत में जो जीडीपी की पैमाइश है, अक्सर मंदियां या महामंदी या महामारी बड़े डिसरप्शंस होते हैं और वो हमारी सोच समझ का तरीका बदलते हैं चीज़ों को देखने का। तो भारत के में इस समय जीडीपी की जो पैमाइश का तरीका है उसे समझना ज़रूरी है, और वही हमें इस मंदी में जीडीपी की या हमारी आर्थिक व्यवस्था की सच्चाई बता सकता है। डेविड कुजनेत्स की एक बहुत फेमस किताब है, डेविड रोजलिंग की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द ग्रोथ डिल्यूजन। द ग्रोथ डिल्यूजन, बहुत फेमस किताब है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जीडीपी जो है वो कुजनेत्स का मॉन्स्टर है, कुजनेत्स का राक्षस है। दरअसल क्या था कि सिमोन कुजनेत्स जो थे वो बेलारूशियन यहूदी थे, बेलारूशियन ज्यू थे, रशिया के थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उन्हें अमेरिकन और सांख्यिकी के विशेषज्ञ थे। तो अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रेडी रूजवेल्ट ने 1933 में उन्हें नेशनल अकाउंट का बनाने का काम सौंपा, और सिमोन कुजनेत्स दीवानेपन की हद तक एक ऐसा आंकड़ा बनाना चाहते थे जिसमें सारी चीज़ें समेट दी जाए, हर चीज समेट दी जाए, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सब कुछ है। तो कुजनेत्स ने अंततः जीडीपी नाम का एक आंकड़ा बना दिया। तो इसीलिए आप कुजनेत्स का नाम बार बार, कुजनेत्स कर्व और सिमोन कुजनेत्स का नाम बार बार सुनते हैं। तो जीडीपी का जो आंकड़ा कुजनेत्स ने बनाया वो आपकी सारी गतिविधियों को क्वालिटेटिवली, बाकी चीजों को छोड़कर एक में समेटता है। जीडीपी ने कुछ चीजों को छोड़ दिया, वो और क्या नहीं छोड़ दिया। अच्छा, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये जो मायावी फार्मूला है, और उसको डेविड रोजलिंग ने लिखा है कि ये वन आइड मॉन्स्टर है, केवल एक ही आंख से देखता है, इसकी कोई दूसरी आंख नहीं है। मतलब ये केवल उत्पादन की आंख से देखता है, प्रोडक्शन की वैल्यू के आंख से देखता है। ये वो वन आइड मॉन्स्टर जो एक आंख वाला ये जो दैत्य है जीडीपी, ये क्या करता है कि किसी देश की पूरी आबादी की पूरी कमाई को उसकी आबादी से बांट के बता देता है कि साहब मुकेश अंबानी की और चाय वाले की कमाई एक जैसी और बराबर है। वो प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर दोनों बराबर खड़े हुए हैं। ये वन आइड जो जीडीपी का फार्मूला है। अच्छा, हुआ क्या कि भारत जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जीडीपी को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना एम्प्लॉयमेंट को, खपत को, उन आंकड़ों को दिया जाता है शुरुआत से। इसलिए वो नंबर्स पे इतना भरोसा नहीं करता है, वो इंडिविजुअल सेक्टर्स को एड्रेस करते हैं। इसलिए अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा बाजार जो देखता है वो जॉब्स का आंकड़ा देखता है। उसका दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा वो हाउस के सेल्स का देखता है। तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा वो रिटेल सेल का देखता है। यानी अमेरिका, जिसने ये मॉन्स्टर दुनिया को दिया जीडीपी के नाम का कुजनेत्स ने, उसने उसकी इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लोगों की इनकम कितनी बढ़ी, जॉब्स कितने बढ़े, खर्च कितने बढ़े, मकान कितने बिके, ये वहां किया है। भारत में जीडीपी का आंकड़ा क्यों हमें कंफ्यूज करेगा इस मंदी के बीच में? क्योंकि शुरुआत से भारत में उत्पादन की भारत में जो ग्रोथ की पैमाइश है या विकास की पैमाइश है सिद्धांत, वो उत्पादन के मूल्य के आधार पर होती है, कमाई के आधार पर। हमारी आपकी कमाई कितनी बढ़ी, जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.5-8% आने से, ये कहीं जीडीपी के आंकड़े में नहीं दिखता। वो प्रोडक्शन की वैल्यू के साइड से प्रोडक्शन की सप्लाई की साइड से उसको मापता है। 2015 में जब नई सरकार आई तो उसने नेशनल अकाउंट्स में एक नया फार्मूला विकसित किया जिस पर काफ़ी बहस हुई कि नया जीडीपी आया और जिसके आधार पर पिछले सरकार को मंदी में दिखाया गया और ये सरकार आते ही साल भर में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज ग्रोथ में आ गई। उसमें एक नया फार्मूला जोड़ा गया जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड फार्मूला डाला गया, जिसका मोटा मोटा मतलब ये है कि
कच्चा माल और बाकी इनपुट को निकालने के बाद जो उत्पादन का मूल्य बचता है उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के तौर पर मानते हैं। ये फार्मूला भी डिमांड साइड से ग्रोथ को या मांग की साइड से या खपत की साइड से बढ़ोतरी को नहीं नापता था, क्योंकि खपत हमेशा इनकम से आती। हम ग्रोथ कितनी भी हो, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम खरीद नहीं रहे होंगे। अरविंद सुब्रमण्यम जो 2018 तक सरकार के सलाहकार थे, 2019 में बाकायदा उन्होंने पूरा पर्चा लिखा और उस पर्चे में सरकार के इस 2015 के फार्मूले को काट के फेंक दिया और कहा कि पूरा का पूरा फार्मूला भारत में ग्रोथ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ग्रोथ का जिस पे हम भारत में जीडीपी की ग्रोथ आंक रहे हैं वो व्यवहारिक और सही नहीं है। ये बात तो बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है अंशुमान जीडीपी में, मतलब एक सरकारी स्वतंत्र तो बोलता है कुछ फैक्टर्स शामिल नहीं है या कुछ फैक्टर्स पे अपना इसरार बार बार व्यक्त करते हैं वो, लेकिन वही जो हमने खर्चा पानी में डिस्कस किया था कि अब क्या इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है, हाँ, उसकी खपत नहीं है, उसके खर्च नहीं है, उसके जॉब लॉसेस नहीं है, जीडीपी में नहीं शामिल अब क्या इसलिए नहीं, तो अब जब तक आपकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ में थी फर्क क्या पड़ा? लोग कहेंगे कि अब क्या फर्क पड़ा, ये बात पहले क्यों नहीं थी? जब तक आप, और अभी बार बार बात उठेगी कि अर्थव्यवस्था ग्रोथ में है। हाँ, जब आपकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ में थी, जब आपकी अर्थव्यवस्था में एक सामान्य उत्पादन का स्तर था, ठीक है 134 लाख करोड़ था, हर साल आप उसमें 5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ जोड़ते चले जाते थे, तो कम से कम एक ग्रोथ की स्थिति थी। मंदी के बाद जितने लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी तनख्वाहें घट गई, वो वापस नहीं लौटी और अर्थव्यवस्था में जब ग्रोथ शुरू होगी तो जीडीपी की जो समझ है उसे परिष्कृत करना और उसे बदलना जरूरी है। और सरकारें अगर समझदार होती हैं तो ऐसे ही मौकों पर वे बड़े फैसले लेती हैं। समय दिख रहा है कि सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म से बाकी चीजों पर फैसले कर रही है। तो भारत में जीडीपी की पैमाइश का पूरा तौर तरीका बदलने की जरूरत है और 3 चीजें उसमें तत्काल बदली जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए। 3 बहुत आसान काम सरकार को करने चाहिए, क्योंकि अब तो हम मंदी में हैं, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जॉब्स घट चुके हैं, सारी चीज़ें पता है, सरकार ने भी व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि इकोनॉमी गहरी मंदी में है। तो बजाय ये ग्रोथ का जो डिल्यूजन है या जो ग्रोथ का जो भ्रम है उसको फैलाने के बजाय अगर 3 बड़े काम किए जाए, और बहुत आसान काम है जो सरकार को अपने सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, सही नहीं तो क्या तो हम सही पैमाना बना सकते हैं। सही पैमाना बनाने के बहुत सारे सुझाव इससे पहले भी आते रहे, पर 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आम लोगों को समझनी चाहिए और अपने मंचों से या बाकी लोगों से पूछना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय जीडीपी को आप उत्पादन की तरफ से नाप सकते हैं कि भारत में कितना उत्पादन हुआ, खेती में कितना उत्पादन हुआ, फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ, कंपनियों में कितना उत्पादन हुआ, सर्विसेज में कितना उत्पादन हुआ। लेकिन राज्यों का और जिलों के जीडीपी को, यानी जिसको हम एसडीपी कहते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जिसे हम डीडीपी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी पैमाइश अब डिमांड के आधार पर होनी चाहिए, मांग के आधार पर होनी चाहिए। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन बढ़ा हम ये एक तरफ देखें और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में कितनी मांग और खपत बढ़ी ये हम देखें, तब हम सही ढंग से ये समझ पाएंगे कि वास्तव में अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि जब हम ऊपर उत्पादन की बढ़ोतरी देखेंगे तो उसमें कंपनियों के टैक्स के आधार पर, महंगाई के आधार पर देखेंगे, उत्पादन तो बढ़ा पर नीचे के बाजार अगर बंद होते चले जा रहे हैं, सीमेंट की डीलरशिप खत्म होती जा रही, बाइक्स नीचे नहीं बिक रही हैं, खाद की खपत कम हो रही है, नीचे के लेवल पर अच्छे प्रोडक्ट्स की सेल कम हो रही है, या केवल हम बहुत सामान्य चीज़ों को खरीद रहे हैं आम लोग, तो हमें पता चलेगा कि मांग और खपत के आधार पर क्या स्थिति है। तो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप नेशनल प्रोडक्ट को सप्लाई साइड से यानी उत्पादन के आधार पर नापिए, और जो लोकल प्रोडक्ट है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का उसे मांग के आधार पर नापिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय का खेल है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत हास्यास्पद है। दुनिया के कई देशों में इस पर चर्चा चल रही है और भारत इसमें बहल लेकर आगे ला सकता है कि भारत में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और जिले स्तर पर प्रति व्यक्ति आप रहने दीजिए, बांट दीजिए अब देश भर के पूरे उत्पादन को देश की आबादी से, और कह दीजिए कि देश में हर आदमी की आय इतने लाख रुपए है, पर उससे कुछ हासिल नहीं होता। वो एक एवरेज है, वो एवरेज वैल्यू है। उससे बेहतर ये है कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर हम एक मीडियन इनकम की कल्पना करें, एक मध्यवर्ती इनकम की कल्पना करें जो न्यूनतम आय और अधिकतम आय के बीच में खड़ी हो, और उसकी पैमाइश शुरू की जाए कि कौन सा जिला, कौन सा राज्य और कौन सा राज्य खासतौर पर उस मझोली इनकम पर पहुंच पाया जो होनी चाहिए, एक मीडियम इनकम हो। एक तो लोएस्ट इनकम है, गरीबी की रेखा से नीचे, और एक प्रति व्यक्ति आय है जिसका है। अगर हम मीडियम इनकम की कल्पना करेंगे ना सिद्धांत, इससे 2 फायदे होंगे। एक चीज तो ये होगा कि आप इसे गरीबी में कमी को इफेक्टिवली नाप पाएंगे जिले स्तर से। मान लीजिए किसी जिले की मीडियन इनकम महीने में, औसत आबादी की औसत मीडियम इनकम 20,000 रुपए थी। अपर लिमिट
20 लाख हो सकती है और लोअर लिमिट 5,000-7,000 रुपये महीना हो सकती है, पर मीडियम इनकम 20,000-25,000 जो फार्मूले से तय किया जाए। अगर वहां तक जो लोग पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें नाप पाएंगे कि कितने लोगों ने उस मीडियम इनकम का लेवल क्रॉस किया और उससे ऊपर निकल गए। वो मीडियम इनकम पूरे देश की एक जैसी नहीं हो सकती। गाजीपुर की मीडियम इनकम दूसरी होगी और गाजियाबाद की बिल्कुल दूसरी होगी। आपको सेक्टर वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि गाजियाबाद की प्रति व्यक्ति आय और गाजीपुर की प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा फर्क है। तो वो मीडियन इनकम जो है खर्च के पैटर्न में लगा हुआ है। तो पुणे की प्रति व्यक्ति आय और मराठवाड़ा की प्रति व्यक्ति आय में बहुत फर्क होगा। तो वो बैंगलोर की और कालाहांडी की प्रति व्यक्ति आय में बहुत फर्क होगा। तब आप ये जान पाओगे ना कि हर जिले की मीडियन इनकम क्या है, और वहां से अगर आप इनकम नापना शुरू करोगे तो हमें समझ पाएंगे कि भारत में वस्तुतः जिस ग्रोथ की हम बात करते हैं, जो ग्रोथ आई है, वो लोगों की गरीबी कम करने में या लोगों को एस्पिरेशनल लेवल तक ले जाने में, मध्य वर्ग के करीब पहुंचाने में कितना मदद कर रही है, दूसरी चीज। और तीसरी बहुत सामान्य चीजें, ये बहुत सामान्य सी चीजें कि हम बार बार चर्चा सुनते हैं कि एक जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स होना चाहिए, एक वेलबींग इंडेक्स होना चाहिए, एक हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए, और लोग इसको बहुत हास्यास्पद है, हवाई मानते हैं। पर हवाई नहीं है। पूरी दुनिया में रिसर्च पाया गया है कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडेक्स से आप बहुत कुछ नहीं जान सकते, लेकिन अगर आप इन्हें लोकल स्तर पर वेलबींग इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, गुड सर्विस इंडेक्स माने, तो आप ये जांच सकते हैं कि जिलों के स्तर पर जो विभिन्न सेवाएं हैं उनसे लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या है। सरकार की सेवा, सरकार कहती है आधार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर जमीन पर जाकर आप देखिए तो आधार को अपडेट कराने में आपको कितनी कोशिश करनी पड़ती है। पेंशन हमने ऑनलाइन कर दिया, पर अभी भी लोगों को ऑफलाइन पेंशन के लिए उसी तरह से दौड़ लगानी पड़ती है। कल ही हम लोग न्यूज रूम में बहस कर रहे थे कि आधार के अपडेट वगैरह को, इस तरह की चीजों में कितना ज्यादा श्रम और कितना ज्यादा पेपर वर्क ऐसी चीजें। ये जो इंडेक्स होते हैं ना सिद्धांत, जैसे जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वेलबींग इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स हमें जिला स्तर पर जो सोशल सर्विसेज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की सर्विस हो या गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर की सर्विस देखिए, आपको दिल्ली गाजियाबाद में नेटवर्क की समस्या नहीं होगी, पर आप आगे चले जाइए तो नीचे नेटवर्क की समस्या है। रेट तो एक ही दे रहे हैं ना दोनों लोग, पैसा हम भी उतना ही दे रहे हैं जितना कि एक रूरल एरिया में रहने वाला दे रहा है, पर उसको वो नेटवर्क की क्वालिटी नहीं मिलती जिस नेटवर्क की क्वालिटी हमको मिलती। हम तो 4G की सर्विस ले लेते हैं, पर उसको 3G भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब तब हम रिचार्ज उतना भी करा रहा, पैसा उतना भी दे रहा, टैक्स उतना भी वो पे कर रहा है, GST का एक जैसा है, पर उसकी खराब सर्विस को लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो जब हम ये पैरामीटर्स लगाएंगे तो हम सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इस बात पर नाप सकेंगे कि उनकी सेवाओं से लोग कितना सेटिस्फाइड हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चेंज हैं जो शायद इस मंदी से बेहतर कोई समय नहीं होगा, क्योंकि अब सब कुछ गड्ढमड्ढ हो चुका है, इससे बदला जा सकता है। एक चीज तय है सिद्धांत की, भारत को बहुत लंबे समय तक अब स्लो ग्रोथ के साथ जीना पड़ेगा। 10%, 9%, डबल डिजिट की ग्रोथ अब बहुत दूर की बात है, काफी दिन लगेंगे, काफी साल लंबा समय लगेगा। हम 6%, 7%, 6.5%, 7% की एवरेज ग्रोथ रेट हासिल कर लें 2024-25 में तो भी बड़ी बात है। तो अब जो चुनौती ये है कि अगर ठीक है, अगर आपके राज्य की अर्थव्यवस्थाएं 8-9% से ग्रो कर रही हैं और जिलों की अर्थव्यवस्थाएं डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं, चुनिंदा जिले जो बड़े जिले हैं भारत में, हमने भी इस पर चर्चा की थी, भारत में 65 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रोजगार हैं। कुछ क्लस्टर्स हैं जिन पर हम एक बार अर्थात की प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगा जिसमें हमने बताया था कि लोकल इकोनॉमीज कैसे फ्यूचर को लीड करेंगी। उसमें हमने सारा डेटा दिया था कि भारत में कितने क्लस्टर्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जॉब आते हैं, भारत में कौन कौन से जिले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। अगर ऐसे जिलों की ग्रोथ सिद्धांत 10% भी होती है और राज्य की ग्रोथ 8% रहती है, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर 5-6% की ग्रोथ के साथ भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते ये ग्रोथ का जो पिरामिड है इसमें नीचे हाई ग्रोथ, बीच में मीडियम ग्रोथ और ऊपर लो ग्रोथ भी बनी रहे राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना पड़ेगा। यहाँ हम एक चीज़ और ध्यान देना चाहते हैं कि चीन को लेकर हम बहुत उत्साहित, बहुत उत्तेजित बहुत तो रहते हैं। हमने चर्चा भी की थी, पिछले साल मई में चीन ने अपने यहाँ पूरा GDP नापने का पैमाना बदल दिया, हमने इस पर चर्चा की थी। GDP ने कहा कि वो 6% ग्रोथ नहीं नापेगा, वो 6 गारंटियां देगा लोगों को, रोजगार की गारंटी देगा, भोजन की गारंटी देगा, उन्हें बुनियादी ऊर्जा की गारंटी देगा, जीविका की गारंटी देगा, प्रतिस्पर्धी बाजार देगा। चीन ने यह तय किया है कि GDP नापने का पूरा पैमाना बदल दिया जाएगा और अब वो तरक्की की पैमाइश उत्पादन की कीमत में बढ़ोतरी से नहीं करेगा जैसे हम नाप रहे हैं मूल्य के आधार पर, वो एम्प्लॉयमेंट से, गरीबी कम करने से, यानी रियल इनकम में, लोगों की इनकम और खपत में बढ़ोतरी से नापने की कोशिश करेगा। तो चीन ये कर सकता है जिसके GDP पर दुनिया में इतने सवाल उठते रहे हैं कि दुनिया भर में चीन का GDP सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी पे काफी सवाल उठाए गए हैं। वो जब एक बदल सकता है तो हमारे सामने मंदी में ये समय है, क्योंकि
एक आंकड़ा, एक सूत्र, एक फार्मूला बार बार इस्तेमाल में आता है इकोनॉमिक्स में, जिसको हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। ये इटली के एक स्टैटिस्टिशियन थे कोलोराडो गिनी, जिन्होंने आपकी किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को नापने का फार्मूला दिया था, जिसको गिनी का फार्मूला कहते हैं। और वो ये बताता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी होने के बाद भी भारत में 77% इनकम केवल 10% आबादी के पास है। यानी कि अगर आप पीछे के आंकड़े देखें सिद्धांत, इससे पहले के आंकड़े देखें, जब बेस्ट ग्रोथ के रेट के एज में थे 2012 से 2018 के दौरान, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान भारत में ना तो रोजगार बढ़े और ना लोगों की इनकम बढ़ी। यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ ऐसे ऊपर जा रही थी, रोजगारों की ग्रोथ ऐसे फ्लैट थी और इनकम की ग्रोथ ऐसे डाउन थी। तो अगर आप एरो बनाने की कोशिश करें तो आपको आंकड़ों में इकोनॉमी की जो टॉप ग्रोथ है वो बढ़ती दिखाई देगी और बाकी ग्रोथ नीचे जाती हुई दिखाई देंगी। तो जब हम बेस्ट ग्रोथ के सालों में, सबसे अच्छी ग्रोथ के सालों में भी रोजगार नहीं पैदा कर पाए, 2018 में भारत में बेकारी 45 साल के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी और तब भारत में जीडीपी की ग्रोथ 7% थी। और हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, अर्थात में कि भारत दुनिया की अनोखी अर्थव्यवस्था हो गया है जहां ग्रोथ के साथ रोजगार घट रहे हैं, जहां इकोनॉमी ग्रो कर रही है और रोजगार गिर रहे हैं। तो जब हम उस स्थिति में थे, उसका भी एक वीडियो शायद प्लेलिस्ट पर मौजूद होगा। तो जब हम सबसे अच्छी ग्रोथ के दिनों में भी पर्याप्त रोजगार नहीं पैदा कर पाए, लोगों की आय नहीं बढ़ा पाए, तो अब हम मंदी में, इस भयानक मंदी में जहां माइनस में है, जहां हमारा उत्पादन 2020 के स्तर पर पहुंचते 2 साल 3 साल लग जाएंगे, तो हम कैसे ये इंश्योर कर पाएंगे कि लोगों की जो गई हुई नौकरियां हैं वो वापस लौटेंगी। तो इसलिए जीडीपी हमें परेशान करेगा, चिढ़ाएगा, हमें हमें उसको देखकर झुंझलाहट होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारी जेब में, हमारी कटी हुई तनख्वाहों में, वेतन में तो वो बढ़ता हुआ जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हमारे खर्च में, डीलरशिप की वापसी में, नौकरियों में भी जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बेहतर यह है कि जब तक हम मंदी दूर करके उस लेवल पर नहीं आ जाते, सारे लोग जीडीपी में बढ़ोतरी को अपने बैंक अकाउंट से नापें, अपना जीडीपी देखें कि आपकी कमाई लॉकडाउन के बाद कितनी बढ़ी, जैसे वो व्यापारी देख रहा था जिसका हमने जिक्र किया था, आपकी खपत कितनी बढ़ी, आपकी बचत कितनी बढ़ी। और इससे कम से कम आप किसी खुशफहमी में कोई गलत खर्च नहीं कर बैठेंगे, आपको ये कम से कम ये नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप अपना जीडीपी देखें तो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें, इस पर चर्चा करें कि अब यह बड़ा मौका है जब सरकार भारत में आर्थिक ग्रोथ को नापने की पूरे पैमाइश के तरीके पर वो बदलने पर विचार करे। हाँ, मतलब देश की जीडीपी है वो आपकी जीडीपी नहीं भी हो सकती है ही नहीं वो देश की अपनी जीडीपी को देश की जीडीपी से अलग रखिए। आप अपनी जीडीपी का आंकड़ा देखिए कि उसमें कितनी कमाई है, कितनी बचत है, कितना निवेश और कितना रिटर्न है, क्योंकि आप देश का जीडीपी बढ़ते देख के फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको ज्यादा कुंठा होगी उसमें कि हमारे देखिए इकोनॉमी की तो ग्रोथ रिकवरी मंदी से उभर आई और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब जीडीपी का नंबर आया हुआ है तो आप अपनी जीडीपी को लेकर आइए, मुखर भी हो सकते हैं, बता भी सकते हैं, ये बात सामने रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि प्लानिंग कैसे की जाए, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की जाए। जब आप शामिल होंगे जीडीपी में या मंदी नापने के तरीके में या इकोनॉमिक ग्रोथ नापने के तरीके में, आपको अगर शामिल किया जाएगा, जो अब तक नहीं शामिल है बहुत बड़ा हिस्सा, तो भी आपके लिए काम किया जाएगा। तभी सोचेगी, जब तक सरकार ये देखेगी नहीं सिद्धांत कि 9% 8% की ग्रोथ से बॉटम के ऊपर पिरामिड के या बीच के पिरामिड के लोगों की सालाना खपत खर्च कितनी बढ़ी, तब तक सरकार सोचेगी ही नहीं कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें लोगों की आय बढ़े। अल्टीमेटली तो जैसा जो आपने कुंवर नारायण की कविता है ना, वही है कि हम आंकड़ा नहीं, हम लोग हैं और हमारी अर्थव्यवस्था लोग हैं। हम 60% इकोनॉमी को अपनी खपत से चलाते हैं और हमारी ही कमाई गिर जाएगी। कंपनी के मुनाफे, अगर 1000 कंपनियों के मुनाफे बढ़ जाएं रोजगार काटने के बाद और वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होने लगे, तो वो एक्चुअल रियल जीडीपी नहीं है। जी अंशुमान जी, सवाल हैं हमारे पास 2 छोटे सवाल और जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था। हाँ, तो आयुष हैं, वो पूछ रहे हैं कि वाई डोंट गवर्नमेंट इंक्रीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्रू प्रिंटिंग करेंसी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या इससे एम्प्लॉयमेंट, बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होगी। वी हैव डिस्कस्ड दिस
quite a few times in earlier. हाँ मतलब मैं चाह रहा था कि फिर से करें earlier episodes. नहीं, बार बार ना यूएस का एग्जांपल लेकर लोग आ जाते हैं। हाँ, वो उस पे वो समझना ज़रूरी है कि करेंसी प्रिंटिंग भारत में इसलिए संभव नहीं है एक सीमा से अधिक, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे भी गहरे घाटों में है। जैसे ही आप इकोनॉमी में करेंसी प्रिंट करके एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था में के खर्च में बहुत छोटा हिस्सा रखती है, करेंसी प्रिंट करके आप या तो लोगों के हाथ में दें और उनसे खर्च करवाने की कोशिश करें, और जैसे ही वो आप खर्च करवाने की कोशिश करते हैं, बाजार में शॉर्टेजेस के कारण प्राइस बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, आप हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि आप छापिए और लोगों को पैसा बांट दीजिए। अमेरिका में 0% पर इंटरेस्ट है, पे रेट है। जर्मनी में तो बॉन्ड यील्ड 0 से नीचे चली गई हैं। अगर आप लोगों को फ्री में पैसा बांट दीजिए बैंकों से और वो बाजार में खरीदने निकल जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटीज़ नहीं है। तो वो अर्थव्यवस्थाएं जहाँ की इकोनॉमी सरप्लस में है, जहाँ की इकोनॉमीज़ का स्ट्रक्चर दूसरा है, वो करेंसी प्रिंट करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकती हैं। पर भारत में वो संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही घाटे में। अभी देखिए सरकार के बॉन्ड पे हमने अभी खर्चा पानी में चर्चा की, सिद्धांत की कैसे सरकार को 6% ब्याज पे बैंक और बॉन्ड मार्केट पैसा देने को तैयार नहीं है। तो ये एक रिस्की प्रिपोजिशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ाने का तरीका दूसरा है। तरीका है टैक्स कम करना, तरीका है महंगाई कम करना, तरीका है लोगों के रोजगार संरक्षित करना, तरीका है लोगों को इनकम ट्रांसफर करके उन्हें इस स्थिति में लाना कि वो खरीदारी कर सकें। मनी प्रिंट करने से तो आपकी उनकी जिंदगी और गहरी समस्याओं में फंसा देंगे। हम हाइपर इन्फ्लेशन के हाई इन्फ्लेशन के दौर दुनिया में देख चुके हैं। तो मनी प्रिंटिंग के कोई बड़ा रास्ता नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास बिल्कुल बाजार से पैसा लेने की स्थिति ना हो। दूसरा सवाल अंशुमान जी संजीव पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को नया जो न्यू वेज बिल है उसको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इससे तो हैंड सैलरी, महंगाई तो बढ़ ही रही है, उससे हैंड सैलरी भी घट जाएगी। इसमें डिबेट चल रही है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि आपसे सवाल किया गया, क्वेश्चन टू अंशुमान जी पूछा है उसने। और ये मुझे लगता है इस समय अगर व्यवहारिक रूप से हालांकि उसमें शायद विकल्प है नियोक्ताओं के लिए कि नियोक्ता इसे कैसे एम्प्लॉयर्स उसे कैसे लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ रहा है उस हिसाब से अगर लोगों की कैश इन हैंड सैलरी कम हो रही है, उनका टेक होम सैलरी कम हो रही है, तो ऐसा रिफॉर्म अभी फिलहाल जब हम लोगों को खर्च करने के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में तो सरकारों ने कोविड के दौरान लोगों के पेंशन और स्टैट्यूटरी पेमेंट्स कम कर दिए। यानी अगर आप पीएफ के तौर पर या पेंशन के तौर पर अपने तनख्वाह का एक हिस्सा देते थे तो सरकार ने कहा जब तक कोविड की मंदी है कम दो थोड़ा सा, बाकी पैसा हम दे देंगे, आपका पैसा आपके हाथ में होना चाहिए जिससे कि आपको कैश की जरूरत पूरी हो सके। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, और इस पर डिस्कशन चल भी रहा है। और इस पर डिस्कशन चल रहा है। बस चलते चलते अंशुमान जी आखिरी 1 मिनट, क्या लिखना पढ़ना देखना हुआ? घर पे नहीं बैठे हैं, सामने किताबें नहीं रखी होंगी, लाइब्रेरी से दूर होंगे इस समय आप। हाँ, इस हफ्ते मैंने जिस किताब का जिक्र किया इसको दोबारा पढ़ा, ग्रोथ डिल्यूजन को। हाँ, डेविड रोजलिंग की किताब, हालांकि इसको 3-4 बार पढ़ चुके थे, लेकिन नए सिरे से पोस्ट रिसेशन के पीरियड में किताब फिर से पढ़ के समझने के लिए हमने इसे वापस पढ़ने की कोशिश की कि 1-2 किताबें कुछ थोड़ी डिफरेंट मूड की। कुबेरनाथ राय का एक पुराना निबंध संग्रह तलाश रहा था, अचानक मिल गया मुझे, पर्ण मुकुट, तो वो पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो भारत की जो बाकी सभ्यताएं हैं साउथ ईस्ट एशिया की, उनसे संबंधों पर उनके ललित निबंधों का संग्रह, तो वो पढ़ लिया। वो हिंदी का बहुत कम पढ़ी गई लेकिन बहुत अच्छे निबंधों की श्रृंखला है, तो उसे पढ़ के अभी ख़त्म किया। और देखने के लिए इस हफ्ते 2-3 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की थी, पर थोड़ा इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। एक सीरीज आने लगे ऑफिस, हाँ, एक सीरीज़ है जो देखना शुरू किया है, वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। वो ऑस्ट्रेलिया के महिला जेलों पर है, महिला जेल पर, हाँ, बेंटम वॉक। वो अच्छी सी है, वो देखने लायक है। मैंने उसको थोड़ा सा भी देखा है, पर थोड़े अनछुए विषय जो आमतौर पर नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाते हैं, नॉर्मल फिल्मों में या बाकी जगह नहीं मिलते हैं उसको वो देखने लायक है, जिसकी हमने देखने की शुरुआत की। अब इस सप्ताह थोड़ा सा स्थिर हुआ है तो फिर अब वापस नेटफ्लिक्स के पास जाएंगे, लेकिन खबरों का इतना अंबार है इकोनॉमी की पूरे हफ्ते की, वो उन खबरों को फॉलो अप करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। मैंने तो विद्या निवास मिश्र की लल्लन टॉप की लाइब्रेरी से उठा ली थी किताब श्री कृष्ण रस, तो कृष्ण और उनकी लीलाओं पर जो भी लिखा गया है, उनकी टीका है विद्या निवास मिश्र की, वो पढ़ी। एक फिल्म है बड़ी अच्छी, मैंने देख डाली, उसमें वो हीरो है जो हल्क बनता है,
क्या नाम है जेरी, मार्क रफेलो। अच्छा। हाँ, तो उनकी एक फिल्म है डार्क वाटर्स, वो सोनी लिव पर मौजूद है और सर कमाल फिल्म है। टेफ्लॉन जो होता है ना, नॉन स्टिक पे लगा होता है, टेफ्लॉन कैसे आता है और टेफ्लॉन को लेकर इतना बड़ा लॉसूट यूएस में लड़ा गया। टेफ्लॉन को बनाने वाली, टेफ्लॉन से लोग कैंसर से मर रहे हैं, बच्चे डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बेहतरी से उसमें एड्रेस किया है उस फिल्म में। मार्क रफेलो उसमें वकील बने हैं, टेफ्लॉन के खिलाफ लड़ते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार फिल्म है और ये है। और चलते चलते कि एक चीज़ और कि इधर हाल फिलहाल में कई लोगों से कई बार महाभारत के कई प्रसंगों पर चर्चा हुई, तो इस हफ्ते फिर हमने दोबारा शांति पर्व पढ़ा, क्योंकि अच्छा। कई सारे लोगों को शांति पर्व के कई सारे प्रसंग और संदर्भ बताने थे। तो महाभारत अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है, मतलब उसको आप एक बार पढ़ना शुरू कर देना तो फिर पर हाँ, वो पूरा तो किसी मतलब कई बार के पाठ के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ उसमें पढ़ा ही नहीं है। एकदम। और महाभारत के जो अलग अलग संस्करण है, जैसे आप सातोलेकर की महाभारत पढ़िए, तो वो बहुत दिलचस्प है, खासतौर से राजनीति को और व्यवस्था को समझने की दृष्टि से कि कैसे राजनीति अपना काम करती है और उसमें कौन कौन लोग अपनी कैसी और अलग से शांति पर्व का तो एक विशेष। हाँ, मैं 10 सेकंड में एक बात कहना चाह रहा हूँ। विष्णु खरे की याद आ गई मुझे। विष्णु खरे हिंदी के कवि थे और आलोचक थे। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था बातचीत में कि महाभारत में जो है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो महाभारत में जरूर है। यन्न भारत से तन्न भारत से, और जो इसमें नहीं है वो पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। सारी थ्योरी, सारे सिद्धांत महाभारत में निहित है। और ये है इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं हूं साथ में अंशुमान जी, कैमरे के पीछे जेरी और सचिन। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।